Welcome to the channel Learn Law with Zalish. So today we are starting a new subject that is administrative law. आज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम इवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ेंगे कि इंडिया में इवोल्यूशन कैसे हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का. ओके सो हम स्टार्ट करते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड एज अ रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट स्पेशली इन वेलफेयर स्टेट. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो इवॉल्व्ड हुआ है एज अ रिस्पॉन्स, एक रिस्पॉन्स की तरह इन ग्रोइंग फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. फंक्शन जो गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं उसके अंदर ये धीरे धीरे इसका इवोल्यूशन हुआ है. इट गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड द स्टेट. ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है रिलेशनशिप बनाता है इंडिविजुअल्स के बीच में और स्टेट के बीच में. रेगुलेटिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, जिसके थ्रू ये रेगुलेट करता है पब्लिक के एडमिनिस्ट्रेशन को, शासन जिसे हम कहते हैं, एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है अच्छे तरीके से. The evolution of administrative law in India can be traced through various historical phases influenced by colonial rule, constitutional developments, judicial decisions and legislative enactments. जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है इंडिया में वो काफ़ी तरह से ट्रेस किया जा सकता है, उसे पहचाना जा सकता है. और पहचानने के तरीके क्या हो सकते हैं? हिस्टोरिकल फेसेस, जो हमारी हिस्ट्री में पास्ट लाइफ में इंडिया में जो भी सब कुछ हुआ है उसके बेसिस पर हम ट्रेस कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कि कैसे इन्हांस हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. इन्फ्लुएंस हुआ है ये कॉलोनियल रूल से भी. जो ब्रिटिशर्स ने आके यहाँ पर रहे, उन्होंने अपना शासन चलाया, उसमें काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स रेगुलेशंस उन्होंने दिए, निकाले, और उसके थ्रू हमें हेल्प मिली. उसके अकॉर्डिंग और इन्हांस हुआ हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई हैं हमारी आफ्टर द कॉलोनियल पीरियड, तो उसके थ्रू भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है, अच्छे से इवोल्यूशन हुआ है उसका, और आज इसका एग्जिस्टेंस है. कोई कोडिफाइड तरीके से नहीं है बट स्टिल इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द rules and regulations which has been made by the legislature. काफ़ी सारी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स भी हुए हैं जिसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन्हांस हुआ है, इवॉल्व हुआ है. तो सबसे पहला पॉइंट अब अगर हम इसमें देखें तो प्री कॉलोनियल एरा. जो प्री कॉलोनियल एरा था, मतलब ब्रिटिशर्स से आने से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की प्रैक्टिसेस कैसी थी एशियंट इंडिया में और मिडीवल इंडिया में. तो पहले हम बात करते हैं एशियंट इंडिया की. एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स कैन बी फाउंड इन एशियन टेक्स्ट. जो हमारे एशियन टेक्स्ट थे, जैसे कि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, और जो मनुस्मृति थी, उसके थ्रू हमें अपने एशियंट इंडिया में पता लगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्या इम्पैक्ट है, मतलब क्या कैसे इवॉल्व हुआ है. ठीक है. विच लेड डाउन रूल्स, जिसके अर्थशास्त्र और मनुस्मृति के द्वारा रूल्स हमें मिले जो गवर्न करते थे टैक्सेशन पॉलिसीज़ को, जस्टिस को, और गवर्नमेंट को कैसे हमें चलाना है, मतलब शासन को कैसे हैंडल करना है, प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसीजर क्या रहेगा, वो सब कुछ हमें इसके थ्रू मिला था मनुस्मृति अर्थशास्त्र में. कब मिला था? एशियन इंडिया की बात हो रही है ये. ओके. द किंग वॉज कंसिडर्ड द सुप्रीम. जो किंग हुआ करता था, जो उस प्रजा का जो राजा था, ठीक है, वो एक उसके पास एक सुप्रीम अथॉरिटी थी कि कैसे कैसे हमें धर्म को फॉलो करना है, कैसे लॉ को इंटरप्रेट करना है, कैसे उससे एडमिनिस्टर करना है, उसका शासन कैसे चलाना है. बट ही बाउंड बाय धर्म, वो धर्म के लिए बाउंड हुआ करता था. लॉ एंड राइटियसनेस. ओके. कि हमें जो लॉ बनाना है वो बिल्कुल अच्छे तरह से बनाना है. राइटिशियस होना चाहिए वो, उसके अंदर लॉ के अंदर राइटिशियसनेस होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि तुम कुछ गलत चीज़ के लिए, मतलब हमने लॉ बनाया है लोगों को मारने का, ये लॉ नहीं बन सकता. ठीक है. मारना, किसी का मर्डर करना के लिए तुम लॉ बना रहे हो कि तुम्हारा लॉ ही बना है मारने के लिए, तो उसमें किसी को जस्टिस नहीं मिल रहा, उसमें कोई राइट थिंग नहीं है जो फॉलो हो रही है. तो ऐसे कि हमें लोगों की जान बचाने के लिए लॉ बनाना है, लोगों के वेलफेयर के लिए लॉ बनाना है उसका, और फिर उसको एडमिनिस्टर करना है, एडमिनिस्ट्रेशन उसका अच्छे से करना है, उसे देखना है, देख रेख में रखना है कि हाँ जैसा हमने लॉ बनाया है क्या वो वैसा हो भी रहा है या नहीं. ओके. लोकल गवर्नेंस थ्रू पंचायत. लोकल गवर्नेंस के मोड्स बने, कैसे बने? पंचायत के थ्रू बने, पंचायत को एग्जिस्ट कराया गया. शोइंग अ डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, जिसके द्वारा एक डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को दिखाया गया, बना, जिसने हेल्प की एडमिनिस्ट्रेशन करने में. सेकंड इज मिडीवल इंडिया. मिडीवल इंडिया में आया था मुस्लिम रूल. दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एरा सब जानते हैं. सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन विद अ स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम वॉज इस्टेब्लिश. एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसके अंदर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म हुआ, इवॉल्व हुआ. द प्रिंसिपल ऑफ मजलिम ग्रीवेनेंस रेड्रेसल कोड्स was introduced by the
was introduced by the rulers like अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी ने एक ये मज़लिम तरीके का वो ग्रीवेंस रेड्रेसल कोर्ट फॉर्म किया जिसके अंदर सारे डिस्प्यूट्स वगैरह देखे जाते थे. एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ इस पॉइंट से. द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली अंडर अकबर के टाइम पर जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था वो इंट्रोड्यूस करा गया बहुत ही वेल स्ट्रक्चर रेवेन्यू सिस्टम के द्वारा, जिसको हम जब्त सिस्टम भी कहते हैं. ये याद करिएगा. नेक्स्ट इज ब्रिटिश रूल. अब जब ब्रिटिशर्स आ गए तब क्या हुआ? 1757 से 1947 के बीच की बात है ये. फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. यहाँ से फाउंडेशन रखी गई किसकी? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की. द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया emerged. कब से emerged हुआ? अंडर द ब्रिटिश रूल. जब ब्रिटिशर्स आए तब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को एक कहते हैं ना डिग्निफाइड वो मिली कि हाँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी कुछ मायने रखता है. एक मॉडर्न स्ट्रक्चर उसका फॉर्म करा गया. किसके थ्रू? ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनाई थी ब्रिटिशर्स ने, उसके थ्रू इनिशियली एक्सरसाइजिंग द कमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स. उसके थ्रू कमर्शियल पावर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को फॉर्म किया गया और फिर एडमिनिस्टर किया गया कि हाँ वो काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा. ओवर द टाइम द ब्रिटिश क्राउन टुक डायरेक्ट कंट्रोल. जो ब्रिटिश क्राउन थे उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया था, लीडिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर थ्रू किसके थ्रू? लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा. सबको हिस्ट्री पता है, वही हिस्ट्री है, बस उस हिस्ट्री को इसमें थोड़ा इमर्ज करके लिखना है हमें, मिक्स करके इसके अकॉर्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अकॉर्डिंग. दैट्स इट. अर्ली फेज जो था ईस्ट इंडिया कंपनी रूल का वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773. सबको पता है द चार्टर एक्ट ऑफ 1883 जो इंट्रोड्यूस किया गया. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स, मतलब उसमें इंट्रोड्यूस किए गए एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स. ओके. द गवर्नर जनरल्स काउंसिल एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव पावर्स एस्टैब्लिशिंग अ फाउंडेशन फॉर एग्जीक्यूटिव लॉ मेकिंग. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता 1774 वॉज एस्टैब्लिश्ड टू ओवरसीज द लीगल मैटर्स. तो जो गवर्नर जनरल काउंसिल था उसने लेजिस्लेटिव पावर्स को एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया. फाउंडेशन स्टार्ट हुई एग्जीक्यूटिव लॉ मेकिंग की. एक लॉ मेकिंग बॉडी का स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, वो बनी कि एक लेजिस्लेचर बना कि हाँ ये लॉ बनाएगा. यहाँ से एमर्ज हुआ सब कुछ. सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बना जिसके अंदर लीगल मैटर्स की सुनवाई होनी स्टार्ट हो गई. नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रिटिश क्राउन रूल 1858 टू 1947. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ट्रांसफर्ड कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी. उसमें ट्रांसफर कर दिया था कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर टू द ब्रिटिश क्राउन. ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था. द इंडियन सिविल सर्विसेज ICS वॉज एस्टैब्लिश्ड एज अ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर टू इन्फोर्स लॉज एंड पॉलिसीज. ICS इंडियन सिविल सर्विसेज इस्टेब्लिश की गई किस तरह से? एज अ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर. किस लिए की गई? इन्फोर्स करने के लिए लॉज को और पॉलिसीज को इन्फोर्स करने के लिए. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड फेडरल गवर्नेंस के लिए. एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड कमीशंस वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और कमीशंस को एस्टैब्लिश किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए. ऑल्दो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता था बट देयर वाज अ लिमिटेड स्कोप. तब लेकिन बहुत लिमिटेड स्कोप था जुडिशियल रिव्यू के लिए कि अगर कोई लॉ बनाया है लेजिस्लेचर ने तो उसको इंटरप्रेट करना होता था जुडिशरी के द्वारा करना. अगर कुछ वहाँ पे कुछ भी मिसमैच है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ है जो कि ऑल्टर कर रही है, ऑल्टर करनी चाहिए जिसमें ज़रूरत है. सपोज़ कोई भी लॉ बनाया जिसमें कोई मिस्टेक है, कुछ कन्फ्यूजन, कुछ एम्बिगसनेस है, कोई कन्फ्यूजन है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए जुडिशियल रिव्यू होता था. एज अ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वॉज लार्जली अथॉरिटेरियन एंड फोकस ऑन मेंटेनिंग कंट्रोल रादर देन इंश्योरिंग डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. उनका फोकस होता था कंट्रोल मेंटेन करने पर, जबकि उनका फोकस होना चाहिए था डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के ऊपर. नेक्स्ट पॉइंट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. इसका फर्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क 1947 टू 1950. विद इंडिपेंडेंस इन 1947, जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन को 1950 के अंदर और इस्टेब्लिश किया डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ. कि रूल ऑफ लॉ को सुप्रीम बनाया गया कि जो होगा, जैसा होगा, जो भी गवर्नेंस होगी, सब कुछ लॉ के ऊपर होगी. रूल ऑफ लॉ इज द सुप्रीम लॉ विच हैज़ टू बी फॉलो for the justice of the people. Article 13 made all laws including administrative actions सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स. आर्टिकल 13 के हमें अंदर लॉ की डेफिनेशन भी बताई गई है, ठीक है, जिसके अंदर सारे इंक्लूड किए गए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स को हटाकर. द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट
को पावर दी गई है जुडिशियल रिव्यू की। अगर कोई भी मिस्टेक लेजिस्लेचर कर देता है तो जुडिशरी के पास पावर है कि उसे रिव्यू करे और जुडिशियल रिव्यू उस पर दे अगर कोई एम्बिगसनेस या फिर कोई कन्फ्यूजन उस पर क्रिएट हो रही है किसी भी प्रोविजन पे, किसी प्रोविजन पे, किसी भी एक्ट पर, या कहीं भी किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम या कोई कन्फ्यूजन है तो जुडिशरी रिव्यू कर सकता है। किस आर्टिकल के अंदर? अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 एंश्योरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। सेकेंड पॉइंट इज ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 1950 से लेकर अब तक जो चल रहा है। द एक्सपेंशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ बीन डिराइव्ड। सबसे पहला पॉइंट, जुडिशियल एक्टिविज्म and expansion of judicial review. The Supreme Court has played a crucial role. सुप्रीम कोर्ट का बहुत क्रूशल रोल है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डेवलप करने में, अब उसकी लैंडमार्क जजमेंट्स के द्वारा। द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ, एक डॉक्ट्रिन है रूल ऑफ लॉ जो दी गई थी A.K. गोपालन केस 1950 के द्वारा। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बनी केशवानंदा भारती केस के द्वारा, जिसने इंश्योर किया कॉन्स्टिट्यूशनल की सुप्रीमेसी को। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। जो होगा कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पर होगा। कोई लॉ बनेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट इन्फ्रिंज नहीं होना चाहिए किसी भी नए लॉ को बनाते हुए। द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को बताया गया, दर्शाया गया किस केस के अंदर? मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, जिसके अंदर स्कोप को एक्सपैंड किया गया, जो प्रोसेस है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस का उसको लेकर। नेक्स्ट पॉइंट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ड्यू टू इंक्रीजिंग गवर्नमेंटल फंक्शंस, पार्लियामेंट डेलीगेटेड लॉ मेकिंग पावर्स टू द एग्जीक्यूटिव। जैसे जैसे गवर्नमेंटल फंक्शंस इंक्रीज हो रहे थे, पार्लियामेंट ने डेलीगेट करना स्टार्ट किया लॉ मेकिंग पावर्स को, मतलब लेजिस्लेशन को डेलीगेट करना स्टार्ट किया। एग्जाम्पल, रूल्स, रेगुलेशन एंड नोटिफिकेशन की सपोज लेजिस्लेचर के पास काम है लॉ मेकिंग का, तो अब उस लॉ को एग्जीक्यूट करवाने का काम उसने एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट एक अलग बना दिया, और एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का काम हो गया कि उस लॉ को एग्जीक्यूट कैसे करना है। लॉ मेकिंग बॉडी क्या हो गई? हमारा लेजिस्लेचर, और एग्जीक्यूट कौन करेगा उसे? एग्जीक्यूटिव बॉडी। The judiciary has set limits on excessive delegation. Excessive delegation तुम नहीं कर सकते। ये हमें बताया गया दिल्ली लॉ एक्ट केस 1951 के अंदर कि तुम एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही अपनी पावर को डेलीगेट कर सकते। डेलीगेट करना होता है किसी अपनी चीज़ को किसी और पे सौंप देना कि तुम वो करो। सपोज मैं घर की बड़ी हूँ तो मैंने बोल दिया कि मुझे किसी शादी में जाना है। सपोज मुझे किसी ने शादी में इनवाइट करा, ओके, तो मैंने अपने बच्चों से कह दिया है कि तुम चले जाओ मेरे बिहाफ पे, क्योंकि वहाँ पे मैं शगुन देना है। तो मैंने अपनी पावर डेलीगेट कर दी है अपने बच्चों पर, एंड दे विल गो इन द पार्टी एंड गिव द शगुन टू देम। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव, नेक्स्ट पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसको हम ADR भी कहते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 इस्टेब्लिश ट्रिब्यूनल्स, जिसमें स्पीडी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को प्रमोट किया गया कि डिस्प्यूट रिजॉल्व करने करते लोगों को साल लग जाते हैं, तो ADR बना ताकि जल्दी डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सके, लोग जल्दी फ्री हो सके। ये हमें किस केस में दिया गया? L. चंद्र कुमार केस 1997। इसके अंदर अपहेल किया गया दैट द रोल बट डिटेन देयर रोल। अच्छा, ADR का रोल हमें बताया गया L. चंद्र कुमार केस में, और उस बट रिटेन कर दिया गया जुडिशियल रिव्यू को, कि जुडिशियल रिव्यू, वेट अ मिनट, द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 इस्टेब्लिश ट्रिब्यूनल्स को इस्टेब्लिश किया गया फॉर स्पीडी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ताकि स्पीड से डिस्प्यूट का रिजॉल्व हो सके। और ये वाला जो केस है इसके अंदर अपहेल्ड किया गया उसके रोल को, और बट रिटेन कर दिया गया जुडिशियल रिव्यू को। ओके, द राइज ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडीज लाइक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, जिसको हम कैट कहते हैं, एंड नेशनल रूलिंग ट्रिब्यूनल NGT फॉर्म किया गया। नेक्स्ट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL जिसे हम कहते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म। द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी थ्रू PILs। एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंटेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी को दिखाया गया किसके थ्रू? PILs के थ्रू। किस केस में? SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये बहुत बेसिक केसेस हैं, आपको सबको पता होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपने पढ़े हैं। तो उसी के मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का ही एक तरीके से छोटा पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से समझ आ जाता है तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी इजीली कवर कर लेंगे। द जुडिशरी हैज़ प्लेड एन एक्टिविस्ट रोल इन रेगुलेटिंग आर्बिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। जुडिशरी का बहुत एक्टिविस्ट रोल प्ले होता है रेगुलेट करने में, जितने भी आर्बिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते हैं उनको लेकर।
नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई एंड ट्रांसपेरेंसी। आरटीआई एक्ट बना था 2005 में, एंड जिसने एम्पावर किया था सिटीजन्स को डिमांड इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक अथॉरिटीज इंक्रीजिंग अकाउंटेबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कि उन्हें कि पब्लिक को पता होना चाहिए, सिटीजन्स ऑफ इंडिया को पता होना चाहिए कि क्या अपनी सारी पब्लिक अथॉरिटीज़ की इन्फॉर्मेशन के बारे में, ताकि वो अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकें और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को समझ सकें, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको समझ सकें। नेक्स्ट इज ओम्बड्समैन सिस्टम। ओम्बड्समैन सिस्टम में जो लोकपाल और लोकायुक्त बना था, उसका एक एक्ट पास हुआ था 2013 में, और इंट्रोड्यूस किया गया था मैकेनिज्म टू टैकल करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन। करप्शन जिस रेट से बढ़ रहा था, इंडिया बहुत ज़्यादा हाई रेटेड करप्टेड कंट्री में आता है, तो उस करप्शन को कंट्रोल करने के लिए 2013 में ये एक्ट बना था, और उसका एडमिनिस्ट्रेशन चेक करने के लिए। तो ये है ओम्बड्समैन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ विद लिबरलाइजेशन इन 1991 में जो लिबरलाइजेशन हुई थी, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी जैसे कि SEBI, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एमर्ज हुई थी। ठीक है, लिबरलाइजेशन के टाइम पर, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज चैलेंजेस एंड फ्यूचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंडिया। ठीक है, तो हम पहले चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी एंड करप्शन। जो इनएफिशिएंसी होती है ब्यूरोक्रेटिक के रिगार्डिंग, और जितने भी करप्शन है, वो एक चैलेंज है हमारे लिए। डिस्पाइट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी रिमेन्स अ चैलेंज। ये हमेशा से एक चैलेंज बन के रहा है। एक्सेसिव डेलीगेशन के अंदर कभी कभी जो पावर डेलीगेट कर देते हैं, वो अनचेक्ड एग्जीक्यूटिव पावर में लीड हो जाता है। लाइक समटाइम्स डेलीगेटेड लेजिस्लेशन लीड्स टू अनचेक एग्जीक्यूटिव पावर, कि एक अनचेक हो जाता है, मतलब चेक नहीं किया जाता है एग्जीक्यूटिव पावर्स को जब हम ज़्यादा चीज़ें डेलीगेट कर देते हैं। तो जुडिशियल overreach, courts sometimes interfere excessively in policy matters। जब courts जो होता है ज़्यादा पॉलिसी मैटर्स में इंटरफेरेंस अपना दिखाता है, तो वो जुडिशियल ओवररीच, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन ट्रिब्यूनल जुरिस्डिक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ऑफन ओवरलैप विद रेगुलर कोर्ट्स क्रिएटिंग कन्फ्यूजन। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है, वो काफ़ी बार ओवरलैप कर जाता है जो हमारी रेगुलर कोर्ट्स होती हैं उनको, और जो फिर उसके बाद एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ये भी ये हमारे कुछ चैलेंजेस हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। अब फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रेंथनिंग द ओम्बड्समैन सिस्टम, लोकपाल एंड लोकायुक्त टू रिड्यूस करप्शन को रिड्यूस करने के लिए ये इसको हम स्ट्रेंथन करना चाहिए ओम्बड्समैन सिस्टम को। एनहांसिंग डिजिटल गवर्नेंस टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। डिजिटल गवर्नेंस को इंश्योर करना चाहिए, इन्हांस करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए उसको। एक जुडिशियल रिव्यू को बैलेंस करना चाहिए। एग्जीक्यूटिव एफिशिएंसी टू अवॉइड एक्सेसिव इंटरफेरेंस ना हो, इसलिए एग्जीक्यूटिव एफिशिएंसी होनी चाहिए, बैलेंस करना चाहिए एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल रिव्यू के बीच में। एक्सपेंडिंग ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म टू रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव लिटिगेशन। और ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे कि ADR जो हमारा है, उसको एक्सपैंड करना चाहिए उसके मैकेनिज्म को, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव लिटिगेशन रिड्यूस किया जा सके। सो इफ यू कंक्लूड दिस टॉपिक, द evolution of administrative law in India reflects the changing role of the government from the colonial administrator to a democratic welfare state. Over the years, जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं, judicial decision, legislative developments and public activism have contributed to shaping administrative accountability. As India towards digital governance and regulatory reforms, administrative law will continue to evolve to balance efficiency, फेयरनेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। बहुत ईजी था, इतना कुछ इसमें था नहीं। इवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अब हमारा कंप्लीट है। अब आप इसे अच्छे से एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी कोई भी क्वेरी आपको हो, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं डायरेक्टली इफ़ यू वांट एनी पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम मी। ओके, सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल. I hope you like this video. We'll meet in the next video. Thank you.